एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी केवीएस एग्ज़ाम सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। केवीएस 2022-23 पेडागॉजी के जो क्वेश्चन हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो आज हम अपने टॉपिक में करेंगे। मैं आपको 10 क्वेश्चंस बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में करवाऊंगी। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ हम क्वेश्चन को समझते हुए उसके जो कॉन्सेप्ट है उसका बिल्डअप करेंगे, ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। इससे करने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में, और सिर्फ केवीएस एग्ज़ाम के लिए नहीं, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहती हूँ। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज़ लर्निंग हब पे, जहाँ पर हम पेडागॉजी सी टेट हो या अन्य किसी भी लेवल के टेट की, या फिर केवीएस एनवीएस, कोई भी कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उसकी हम यहाँ पर तैयारी करते हैं। मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था और सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से बहुत अच्छा स्कोर किया, 120 प्लस स्कोर किया हुआ है। अब मैं आपको पेडागॉजी की तैयारी करवाती हूँ। मैं पास्ट में गवर्नमेंट स्कूल में एज अ पीजीटी टीचर भी काम कर चुकी हूँ, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और बेबी होने के कारण मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो क्वेश्चन है हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझिए, दोनों ही लैंग्वेज में है, हिंदी इंग्लिश। समझते हुए आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से बिल्डअप कीजिए, और जहाँ पर भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। At what stage do feeling like shame and pride? फीलिंग और प्राइड की प्राइड और शेम की जो फीलिंग होती है, किस स्टेज में होती है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होती है? तो ये जो फीलिंग है प्राइड और शेम की, गर्व और शर्म की, वो कौन सी अवस्था में होती है? चाइल्डहुड की अवस्था में होती है, बाल्य अवस्था में। इसे आप एडोलेसेंट के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। एडोलेसेंस जो होता है, स्ट्रेस और स्टॉर्म की फीलिंग भर के होती है उसमें, है ना। स्ट्रेस का और स्टॉर्म का उसमें फीलिंग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा तूफान और स्ट्रेस वाले स्टेज होता है। लेकिन जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड के बाद लेटर चाइल्डहुड में एंटर करता है, तो उसके अंदर ना शर्म और प्राइड वाली फीलिंग आ जाती है। जैसे टीचर ने कुछ बोला, उसे शर्म आएगी, या उसने पैंट में सुसु कर दी, उससे उसे शर्म आएगी, या कुछ बहुत अच्छा किसी ने बोला कि आप बहुत अच्छा किए हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, तो इससे उसको बहुत ही ज़्यादा प्राइड भी फील होता है। तो ये जो अवस्था होती है वो चाइल्डहुड की अवस्था होती है। लेटर चाइल्डहुड में ये फीलिंग आती है, तो हमारा आंसर होगा चाइल्डहुड। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करते हैं। शैश अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? व्हाट इज नॉट द मेन। देखिए, नॉट को आप हमेशा ध्यान रखते हुए चलेंगे। व्हाट इज नॉट द मेन फीचर ऑफ इन्फेंसी? इन्फेंसी मतलब शैश अवस्था, जो इन्फेंसी होती है 0 to 2 ईयर की होती है, उसमें कौन से उसके फीचर नहीं होते हैं? आइए देखते हैं इसका आंसर। थिंकिंग जो प्रोसेस है, बच्चा इस एज में थिंकिंग प्रोसेस नहीं कर पाता है, चिंतन की जो प्रक्रिया होती है इतनी डेवलप नहीं होती है। बाकी जो 3 हम देखेंगे वो इसमें होती है, इन्फेंसी पीरियड में, शैशव अवस्था में होती है। इंटेंसिटी इन द लर्निंग पीरियड मतलब सीखने की प्रक्रिया। देखिए, जब बच्चा 0 से 2 साल होता है तो चलना, क्रॉल करना, मुंह में लेना, ये सारी चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी सीखता है। कू करना, बेबलिंग करना, ये सब, तो ये इसका हो जाएगा मतलब फीचर। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, क्यूरिसिटी, किसी भी चीज़ को जाके छूने की, पकड़ने की, ये सब जो क्यूरिसिटी होती है वो भी होती है। टेंडेंसी टू लर्न बाय इमिटेशन, ठीक है, इमिटेशन करना, है ना, कॉपी करना, ये भी उसमें होता है। एक साल के ऊपर बच्चे में इतनी वो तीव्रता आ जाती है कि वो हर एक चीज़ को कॉपी करके करना चाहता है। लेकिन क्या फीचर नहीं है, जैसा कि इसमें पूछा है क्या फीचर नहीं है, तो थिंकिंग प्रोसेस, उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि ये पूछा गया है कि क्या नहीं है फीचर, और हमें नहीं को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 3rd नंबर। A 13-year-old boy start quarreling with his elder and not always tries to move himself right. What the stage development is he? क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक 13 वर्ष का जो बालक है अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है, हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। विकास का वह किस अवस्था में है? देखिए, जब 13 ईयर ओल्ड जो बच्चा है सबसे मतलब अपने आसपास के लोगों से लड़ाई करने लगता है, अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है, वो कौन सा स्टेज होता है? एडोलेसेंट की स्टेज होती है। क्योंकि देखिए, अडल्टहुड तो छोड़ ही दीजिए, इसमें तो
आएगा ही नहीं। अर्ली चाइल्डहुड मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड जो होती है पीरियड, वो आपका 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें ये सब इतनी फीलिंग्स डेवलप नहीं होती है। चाइल्डहुड जो होता है वो भी इसमें 2 पीरियड होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, इसमें भी नहीं होता। एडल्टहुड तो मतलब बड़े हो जाते, प्रौढ़ हो जाते हैं, उसमें तो ये फीलिंग ही नहीं होती। एडोलेसेंट ऐसी फीलिंग है जिसमें आप अपने आप को, बच्चे जो हैं एडोलेसेंट, जो अपने आप को हर जगह साबित करने की कोशिश करते हैं और मतलब अपने आप को प्रूव करने की जो कोशिश करने की जो स्टेज होती है वो एडोलेसेंट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर, तनाव और क्रोध की अवस्था, द स्टेट ऑफ टेंशन एंड एंगर इज, टेंशन और एंगर का जो स्टेट होता है वो कौन सा होता है? मैंने आपको जस्ट पहले 2nd क्वेश्चन में ही बताया था। इस जो स्ट्रेस और स्टॉर्म की जो अवस्था होती है, तूफान और स्ट्रेस की जो अवस्था होती है वो एडोलेसेंट की होती है। तो ये जो एडोलेसेंट की जो एज होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्टॉर्म्स होता है, वहाँ पर बच्चा क्या करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश करता है। इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा एडोलेसेंस, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर टेंशन और एंगर बहुत ज़्यादा भरा हुआ होता है। इसीलिए इस स्टेज को हम स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस मतलब टेंशन और एंगर मतलब तूफान कहा जाता है। ठीक है, जो स्टॉर्म है वो एंगर से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्ट्रेस को टेंशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका एडोलेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देयर इज अबंडेंट स्कोप फॉर प्रमोटिंग कॉन्सेप्ट लर्निंग अंडर विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, अधिगम के विकास के किस चरण के तहत अवधारणा सीखने को बढ़ावा देने की अधिक गुंजाइश होती है? कौन सा ऐसा जो मतलब डेवलपमेंट पीरियड है, कौन सा स्टेज है बच्चे के अंदर जहाँ पर लर्निंग जो प्रोसेस होता है, कॉन्सेप्ट लर्निंग होता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है? तो आपको पहले भी मैंने जिन प्याजे वाली जो 4 जो स्टेज है उसमें बता चुका है मैंने, उसमें हमने समझाया था जब हमने उसमें पढ़ा था कि जो प्री एडोलेसेंट जो एज होती है, पूर्व किशोर अवस्था, वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसे बहुत जल्दी लर्निंग की जाती है। देखिए ड्यूरिंग इन्फेंसी जो 0 से 2 साल है ना, मैंने आपको पहले बोला इसमें थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग मतलब थिंकिंग प्रोसेस लगेगा, यहाँ पे वो नहीं होगा। चाइल्डहुड के दौरान भी इतना ज़्यादा वो डेवलप नहीं होता है। ठीक है, एडोलेसेंट में तो बहुत ही ज़्यादा होता है, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होती है, लेकिन उससे पहले भी प्री एडोलेसेंट जो होती है उसमें वो जो थिंकिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग जो होता है वो डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। उसके बाद एडोलेसेंट में वो और भी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो हमारा इस हिसाब से आंसर जो आ जाएगा वो होगा प्री एडोलेसेंस। एडोलेसेंट इसलिए नहीं क्योंकि एडोलेसेंट से पहले भी प्री एडोलेसेंस जो होती है उसमें बच्चा बहुत तेज़ी से लर्निंग करना शुरू कर देता है और एडोलेसेंस में आके उसका जो और कॉन्सेप्ट है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, प्री एडोलेसेंट, पूर्व किशोर अवस्था के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर द मेजर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से बच्चों में विकास के जो प्रमुख चरणों में नहीं आता है वो कौन सा स्टेज है? कौन सा जो स्टेज है जो बच्चों के विकास के चरणों में नहीं आता है? नहीं आता, नहीं बोला गया है, नॉट, नहीं, इसको आप हमेशा ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो देखिए प्रीनेटल जो प्रोसेस है वो तो उसमें बच्चा सीखता है। गर्भ जब बच्चा गर्भ में आता है, वुम्ब टू टुम्ब, तब तक लर्निंग जो प्रोसेस होता है वो चलता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, चाइल्डहुड उसमें भी तेजी से सीखता है, टीनेज उसमें भी सीखता है, एक एडल्टहुड जो एक अवस्था होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखने का प्रोसेस नहीं होता। प्रौढ़ अवस्था में आप ऑलरेडी सब सीख लिए होते हैं, वहाँ पे आप हर एक चीज़ को बहुत जल्दी से नहीं सीख सकते हैं, वहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती हैं, है ना। इसलिए कहा जाता है ना कि बुढ़ापे में या प्रौढ़ अवस्था में किसी चीज़ को सीखना, नया चीज़ को सीखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसीलिए कि यहाँ पर ये एक डेवलपमेंट का जो स्टेज है वहाँ पर बच्चा जो है जब प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है तो सीखने की जो उसकी लिमिटेशन होती है वो कम हो जाती है, लिमिटेशंस आ जाते हैं। इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो अडल्टहुड होगा, प्रौढ़ अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which of the following is a trait in adolescent that hinder their decision making ability? किशोरों में निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण है जो उनकी निर्णय लेने की क्षमता
में बाधक डालता है। निर्णय लेने की यानी कि डिसीजन जो मेकिंग एबिलिटी है उसमें हिंड्रेंस कौन सी एक इनमें से चीज़ होती है जो डालती है। तो देखो सेल्फ कंसर्न मतलब अपने बारे में कंसर्न होना, ये तो अच्छा ट्रेट है, ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में कोई बाधा नहीं डालती। आइडियलिज्म आदर्शवाद है ना, ये भी बहुत अच्छा होता है, सही गलत को बताया जाता है उसमें, खुद से सही गलत की जो एबिलिटी है जानने की वो होती है। क्रिटिसिज्म आलोचना से हमेशा हम सीखते हैं, जैसे कि एक बच्चे को उसकी हैंड राइटिंग के लिए बोल दिया गया कि आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है या अच्छी नहीं लग रही, आप इसे इम्प्रूव कीजिए, तो उससे वो सीखेगा, इम्प्रूव करेगा। लेकिन अब यहाँ पे आंसर हमारा बनता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट जो अमूर्त चिंतन होती है वो जो होता है हिंड्रेंस होता है। वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अगर वो नहीं कर पाता है, अमूर्त चिंतन जो होती है वो उनके डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी को रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हिंड्रेंस इन सोशलाइजेशन इज कॉज्ड बाय। समाजीकरण में बाधा किस कारण से होती है? देखिए सोशलाइजेशन में जो हिंड्रेंस होता है, बाधा होती किस कारण से होती है? रिलीजन तो नहीं होता, ठीक है, कोई बाधा नहीं होती रिलीजन से। इक्वालिटी से भी कोई बाधा नहीं होती, समानता से, है ना। राजनीति यानी पॉलिटिक्स से भी कोई बाधा नहीं होती है। बाधा जो होती है खुद की प्रिजुडाइज जो पूर्व धारणा होती है ना, कि लड़का है तो ये कर सकता है, लड़की है तो ये नहीं कर सकती है, तुम लड़के हो तो ये काम कर सकते हो, तुम लड़के हो तो ये नहीं कर सकते, लड़के हो रो नहीं सकते, लड़की हो तो सिलेंडर नहीं उठा सकते। ये जो पूर्व धारणा है ना, स्टीरियोटाइप थिंकिंग, यही इस जो है सोशलाइजेशन का मतलब समाजीकरण में बाधा डालता है, सोशलाइजेशन में हिंड्रेंस करता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर। पेयर ग्रुप आर द एजेंट ऑफ। सहकर्मी समूह के एजेंट कौन है? देखिए प्राइमरी जो एजेंट होता है हमारा वो क्या होता है? सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है वो फैमिली होती है, घर होता है, ठीक है। डेवलपमेंट सोशलाइजेशन जो डेवलपमेंट होते जाता है, जैसे जैसे बच्चे स्कूल के बाहर जाता है, इधर उधर सीखता है वो, और विकास होता है, वो होता है। एंटिसिपेटरी जो होता है कि किसी चीज़ को पहले से समझना कि ये सही है गलत है ना, मतलब समाज में वो सब चीज़ भी हम मतलब देख के सीख जाते हैं कि ये क्या सही क्या गलत, उसे हम एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ए, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। पीयर ग्रुप किसका एजेंट है? मतलब जो पीयर ग्रुप क्या होता है? सहकर्मी, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मतलब बच्चा सबसे पहले उसका पहला सोशलाइजेशन होता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है फैमिली। फैमिली में वो पहले सीखता है तो प्राइमरी सोशलाइजेशन। उसके बाद आसपास अपने स्कूल जाता है तो अपने सहकर्मियों से, अपने फ्रेंड से मिलता है, वो होता है आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे पीयर ग्रुप पूछा गया है, सहकर्मी पूछा गया है, तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आ जाएगा, द्वितीय समाजीकरण के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत ही अलग अलग घुमा घुमा कर पैटर्न चेंज कर करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी भी हमने इस 10 क्वेश्चन में 3 से 4 बार एडोलेसेंट के बारे में हमने पढ़ा है। आपको समझ में आ गया होगा किस तरह का पैटर्न वो घुमा घुमा कर पूछता है। तो आपको ये जो एडोलेसेंट्स है वो मुख्य रूप से इस टॉपिक की तैयारी करनी है। जैसा आपने देखा इसमें हमने 3 से 4 क्वेश्चन किया हुआ है, तो हम देखते हैं क्या होता है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंट। एडोलेसेंट का जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या होता है? वेट गेन करना नहीं है ना, वेट गेन कोई इशू नहीं है, वज़न बढ़ाने का मतलब जो प्रॉब्लम है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिक्षा, एजुकेशन, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर ज़्यादा शिक्षा भी मिले तो कोई बुराई नहीं है ना। टू गिव ए गुड एग्जाम रिजल्ट, नहीं, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हर किसी को अच्छे नंबर लेकर आना ये मतलब बहुत कोई मैंडेटरी नहीं होता, कंपलसरी नहीं होता, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता पढ़ाई में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एडोलेसेंट पीरियड में क्या होता है? एडोलेसेंट को एडजस्टमेंट करने की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि समायोजन जो होता है वो अपने आसपास सोशलाइजेशन, जब वो बच्चा एडोलेसेंट पीरियड में आता है तो अपने आसपास, अपने सराउंडिंग, अपने सोशल उसमें वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है, और समायोजन की जो बहुत बड़ी समस्या उसे आती है एडोलेसेंट पीरियड में, है ना, कि मतलब मेरे फ्रेंड मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, बड़ों उनसे जो सीनियर हैं उनके बीच वो उसकी एक्सेप्टेंस होगी नहीं, ये सब बहुत ज़्यादा उसके अंदर ये सब तूफान चलते रहता है, और उस फीलिंग को वो एडजस्ट मतलब उस फीलिंग से बाहर नहीं आ पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता है, और इसी वजह से वो अलग ही तरीके से बिहेव करना, है ना, स्ट्रेस,
एंगर, एजिटेशन, है ना, ये सारी चीज़ें जो बिहेवियर होती है ये एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम की वजह से होती है एडोलेसेंट पीरियड में। इसीलिए स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का जो स्टेज कहा जाता है, एंगर का, एजिटेशन का, टेंशन का, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम होती है एडोलेसेंट को। तो इस तरह से हमारे पूरे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और मैं आशा करती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे लगे होंगे, हेल्पफुल लगी होगी और समझ भी, जो टॉपिक मैंने आपको समझाया है आपको समझ भी आया होगा। अगर कोई भी एक क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कीप सपोर्टिंग मी। देखिए, आपका जो सपोर्ट है वही एक हमारा मोटिवेशन है कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वालिटी कंटेंट वीडियोस लेकर आएँ ताकि आप अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकें, तैयारी कर सकें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like, share. Thanks for watching and keep learning, keep growing. Take care. Bye bye.